इसका ये रजत जयंती वर्ष है। कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से हमने कोशिश की है कि मीडिया कर्मी, मीडिया के शोधार्थी, मीडिया के शिक्षक जो कुछ शोध अनुसंधान कर रहे हैं, मीडिया के संदर्भ में जो कुछ उनके विचार हैं, उनको हम प्रकाशित प्रसारित करें। दुर्भाग्य से गत वर्ष एक ऐसा दौर हम देख रहे हैं जब सब कुछ थम सा गया है। बीच में कुछ समय ऐसा लगा कि स्थितियां सामान्य हो रही हैं, लेकिन फिर हम एक दूसरे लॉकडाउन की आशंका से त्रस्त हैं। ऐसे दौर में हमारी अकादमिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए इस तकनीक ने एक विकल्प हमारे सामने दिया और गांधी जयंती के अवसर पर पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से हमने ये श्रृंखला शुरू की और इस श्रृंखला में आज ये 23वीं श्रृंखला है कम्युनिकेशन टुडे की ओर से, जिसका विषय हमने रखा है कार्टून और सामाजिक मुद्दे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के प्रमुख कार्टूनिस्ट और मीडिया शिक्षक हमारे साथ में हैं। जयपुर से 2 प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका और भास्कर, उनसे संबद्ध अभिषेक तिवारी जी और चंद्र प्रकाश आड़ा जी। कार्टून वॉच नामक देश की एकमात्र मासिक पत्रिका के संपादक त्र्यंबक शर्मा जी और मीडिया कर्मी और पत्रकारिता के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर मृणाल चटर्जी हमारे साथ में हैं, जो इसके विभिन्न पक्षों पर आज हमसे बातचीत करेंगे। कार्टून एक विशिष्ट विधा है। किस तरह से एक कार्टूनिस्ट कुछ आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से, चंद शब्दों के माध्यम से समकालीन परिवेश को देखने की कोशिश करते हैं। उसमें हास्य भी होता है तो रंग का पैनापन भी होता है। बड़े बड़े संपादकीय गहन विश्लेषण शायद जिन मुद्दों को, जिस भावना को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो पाते, कार्टूनिस्ट अपनी इन्हीं कुछ रेखाओं के माध्यम से अपनी बात को कह सकने में सफल हो जाते हैं। कार्टूनिस्ट की पहली विधा से सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति तक प्राय बच नहीं पाते। शायद कार्टूनिस्ट इसी एक आम आदमी की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और समकालीन सामाजिक, राजनीतिक परिवेश में व्याप्त विद्रुपताओं पर, विकृतियों पर कहीं वो आम आदमी की पीड़ा को ही अभिव्यक्ति देने का एक सशक्त और सार्थक प्रयत्न करता है। हमारे जो वरिष्ठ मित्र इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, उन्हें याद होगा धार्मिक साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाएं जब आबिद सूरती का डब्बू जी का कॉलम, या साप्ताहिक हिंदुस्तान में रविंद्र का मुसीबत है का कॉलम, या टाइम्स ऑफ इंडिया के पाठक यू सेड इट, नवभारत टाइम्स में आप फरमाते हैं, आर के लक्ष्मण का वो आम आदमी, किस तरह से उन्होंने कार्टून के माध्यम से पूरी एक विधा को जन्म दिया। इसमें भी कोई दायरा नहीं है कि कार्टूनिस्ट को अपनी इस पूरी यात्रा में बहुत कुछ सहन भी करना पड़ा। फ्रांस में कुछ वर्ष पहले 2 बारह पत्रकारों की हत्याएं हुई, जिसमें उस पत्र के संपादक सहित कार्टूनिस्ट भी थे। एनसीईआरटी में लगभग 2012 के आसपास की बात है, जब कार्टून को लेकर के विवाद हुआ। देश दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जब कार्टूनिस्ट भी आलोचनाओं के शिकार बनते हैं। एक दौर था जब कार्टून समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर पाठकों को ही गुदगुदाते थे, एक हलचल पैदा करते थे। लेकिन अब कार्टून क्या उतना महत्वपूर्ण रह गया है, पाठकों की उनके प्रति क्या सरोकार हैं, स्वयं कार्टूनिस्ट क्या महसूस करते हैं इस विधा को लेकर के। संयोग से हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कार्टून का विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया, पिछले कई दशकों से इस विधा के साथ जुड़े हुए हैं। इस विधा को एक नया रूप उन्होंने दिया अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपनी प्रतिभा से, अपने कौशल से। आज हम बातचीत इन्हीं सब के साथ करेंगे और शुरुआत करेंगे प्रोफेसर मृणाल चटर्जी से। मृणाल चटर्जी एक मीडिया कर्मी के रूप में काम करते रहे। अंग्रेजी साहित्य, लोक प्रशासन और पत्रकारिता तीनों विषयों में आपने एमए की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया।
बरहामपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, लेकिन शीघ्र ही संवाद नाम के उड़िया दैनिक के साथ जुड़ते हैं। बाद में उसके नॉर्थ उड़िया एडिशन के आप संपादक बनते हैं। फिर मीडिया शिक्षण की ओर बढ़ते हैं और आईआईएमसी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया। 2006 में प्रोफेसर के रूप में आप पत्रकारों की एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। मृणाल जी मीडिया के विभिन्न माध्यमों के साथ जुड़े हुए हैं। रेडियो, टेलीविजन जैसे चैनलों के साथ साथ स्थानीय समाचार पत्रों में नियमित कॉलम भी लिख रहे हैं। ये भी एक अच्छा संयोग है। कम्युनिकेशन टुडे के साथ आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक अंक में आप पिछले 5-6 वर्षों से देश के उन प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में एक परिचयात्मक आलेख में लिख रहे हैं। मृणाल जी ने के बिरला फेलोशिप से आप सम्मानित किए जा चुके हैं और कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग पर थॉमसन फाउंडेशन की ओर से आपको एक विशेष फेलोशिप दी गई, जिसके लिए आप इंग्लैंड में रहे, अनेक वहाँ के शहरों की आपने यात्राएं की। फेसबुक के माध्यम से कार्टून के प्रति जो आपका जुड़ाव है, लगाव है, उसको हम अक्सर महसूस करते हैं, देखते हैं। विभिन्न कार्टूनिस्ट के कार्टून्स को संग्रहित करके अपनी रोचक टिप्पणी के साथ, वैसे मुख्य मुद्दा इनका एनवायरनमेंट है, पर्यावरण मुख्य है, लेकिन किस तरह से बड़ी रोचकता के साथ उन सारी विधाओं को लोकप्रिय करने की दिशा में आपके उपन्यास न जाने कितनी भाषाओं में, लगभग 8-10 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुके हैं। आपकी शॉर्ट स्टोरीज प्रकाशित हो चुकी हैं। तो ऐसे बहुआयामी मैं अपने मित्र प्रोफेसर मृणाल चटर्जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस कार्टून विधा का जो एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है वो हमारे सामने रखें, ताकि जो हमारे कार्टूनिस्ट मित्र हैं बाद में उसी विषय को अपने अनुसार और आगे बढ़ा सके। प्रोफेसर मृणाल चटर्जी। गुड आफ्टरनून। मैं इजाजत चाहूंगा, मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है 10-12 मिनट की, तो ये दिखाने की इजाजत चाहूंगा। एक बस आधे मिनट मुझे दीजिए ताकि मैं इसे दिखा सकूं आपको। ये आपके स्क्रीन में ये पीपीटी आया? वनावत जी, आपके स्क्रीन में पीपीटी दिख रहा है? मृणाल जी अभी तो नहीं आ रहा है। आपको वो शेयर प्रेजेंट नाउ पे शायद वहां शेयर करना पड़ेगा आपको। शेयर ही कर रहा हूँ। कर लो। ये आपके स्क्रीन में आ गया? नहीं, हाँ अब आएगा। हाँ अब आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है, हाँ अब आ रहा है जी जी। So in the next 10 minutes, I'm going to speak on cartoon and contemporary social issues. To begin, cartoon, as all of us know, is any of the several forms of illustrations with varied meanings that evolved from its original meaning. Present in modern days, in modern print media, cartoon is known as a piece of art which is usually humorous in intent. And this it dates back from 1843 when Punch magazine applied this term. Particularly sketches by John Leach were very popular. And Punch magazine, this is important in Indian context also, because the Indian cartooning, although we have had a glorious tradition of ridicule, lampoon, but cartoon, as we know, and especially the political cartoons, it came to India from British period, and Punch magazine has had a very great influence on Indian cartooning. There were several cartoons in India across the country called this Punch, that Punch. So Punch was the kind of iconic magazine which influenced Indian social and political cartoons.
Cartoons use image and text fused together. Often the image is not complete or cannot convey the full meaning without the text, and therefore we have captions and speech bubbles, but the text has to be minimal and allow the image to carry the greater weight in conveying cartooning. The best cartoons are those which do not depend on the text but gives the entire meaning through the picture only, through the sketches only. There are two important elements of cartoon. Cartoon की दो बड़ी गुरुत्वपूर्ण विभाग हैं. One is satire and humor. Satire is humor plus ridicule. खाली हास्य ये व्यंग्य नहीं है. हास्य के साथ ridicule, जिसे उड़िया में हम थट्टा, बांग्ला में ठट्टा कहते हैं, वो दोनों अगर मिला दो, then it becomes satire या तो फिर व्यंग. And the second important element is irreverence. Cartoons by nature have to be irreverent. Unless you become irreverent, you cannot ridicule the powerful. And therefore, cartoons must be irreverent. Satire, as I told you, is integral to cartoon because of the tools they employ in their works, and especially satire. Cartoonists are able to voice utter criticism of certain human behavior and social issues. So यहाँ दो तरह की कार्टून की बात कर रहे हैं हम. एक जो ह्यूमन फॉलीज को एड्रेस करता है, एंगेज करता है, और दूसरी जो सोशल फॉलीज, सोशल इश्यूज को एड्रेस करता है. और ये जो हास्य है, ये हास्य ही है जो इट प्रोटेक्ट्स द कार्टूनिस्ट फ्रॉम द कल्पेबिलिटी फॉर क्रिटिसिज्म. जैसे कि हमारे साहित्य में विदूषक थे, समाज में कार्टूनिस्ट जो हैं वो विदूषक की भूमिका अदा कर रहे हैं. And all of us know the important role played by fools in Shakespearean tragedies. All of us know the important role played by Vidushak in a kingdom. The Vidushak is one who will tell the truth even to the king, but क्योंकि वो विदूषक है, वो हास्य के माध्यम से कहेगा, तो वो जो ट्रुथ की स्टिंग जो है वो लगेगी, लेकिन ये सरासर आपको डाउनग्रेडिंग कर रहा है ये नहीं लगेगा. That is the point that I am trying to highlight when I say that satire protects the cartoonist from the culpability for criticism. Now, why cartoon? It usually acts as a visual metaphor to illustrate a point of view on contemporary social or political issues. This is important because often we engage with social issues in very many ways, and a cartoonist's way of engaging with the social issues is through humor. He or she shows the stark reality, but he puts it under the sugar coating of humor, so the stark social issues we can kind of engage with easily. That's the importance of cartoon. Now, cartoon creates humor, cartoon lampoons, ridicules, comments, and critiques. This is one important aspect of cartoon. It critiques. Critique किसी को बुरा नहीं कहना. Critique उसकी आलोचना करना है और सच्चाई को दिखाना है. Now, what the cartoonists do? One, make fun by framing humorous and incongruous situations. The cartoonists titillate or funny ones. हमको हंसाता है. ये एक कार्टून हमारे यहाँ की कार्टूनिस्ट हैं देवाशीष सिंह, उनकी यंग कार्टूनिस्ट, उनकी कार्टून आप देखिए. So shutdown, lockdown, night curfew, again वो घूम के आ रहा है. तो this is our situation. Second चीज जो कार्टूनिस्ट करता है वो है entertain by pointing out human faults. Using their drawings, cartoonists point out the deficiencies in human behavior and the resultant social issues. सर वॉइस बहुत कम आ रही है सर. मैं थोड़ा सामने आ जाता हूँ. Do it. अब आ रहा है? Voice is clear, sir. Voice clear? Yes, sir. Yes, sir. सर बिल्कुल स्लो. अरे अच्छा.
तो एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं अपना हेडफोन लगा लेता हूँ। Okay, now. So the second is it clear? Is it loud and clear now? Better? Yes, sir. Right. So using their drawings, cartoonists point out the deficiencies, human behavior के जो deficiencies हैं, and the resultant social issues. And they do it so subtly and in such a way that those heavy issues appear absurd and hilarious. So cartoons entertain the audiences. ये एक छोटी सी कार्टून आपको दिखा रहा हूं, द शिफ्ट फ्रॉम बुक टू मोबाइल, द यंग जनरेशन जो शिफ्ट कर रहा है उसे दिखाता हुआ. Now the second thing is criticize the system for its follies and fault lines. Cartoonists, and this is one very important aspect of cartooning for which a cartoonist is often targeted, because they criticize the system, they criticize their follies and fault lines. So they often critique the system using humor, which often assumes the figure of black humor. ये black humor होता क्या है? This is a humorous way of looking at or treating something that is serious or sad. जब आप मौत के भी मजाक उड़ाते हो, कोई ट्रेजेडी के मजाक उड़ाते हो, तब इसे ब्लैक ह्यूमर हम कहते हैं, और कार्टूनिस्ट ये बखूबी करते हैं. Let me give you a couple of examples. This is a cartoon by Alankar Goswami. It's a very popular cartoon now, जो कि बता रहा है कि जहां चुनावी रैली होता है वहां कोरोना का डर नहीं है, जहां कुंभ में कोरोना का डर नहीं है, आईपीएल खेल जहां होता है कोरोना का डर नहीं है, जब आदमी रोजमर्रा के जिंदगी के लिए बाहर जाता है तो उसे डरना पड़ता है. दैट इज द कार्टून. Now this is one cartoon by Surendra who draws for Hindu. This is, you can understand, on the migrant laborers. Just see how beautifully Surendra, without any words, showed the plight of the migrant laborers. नादिर में जा रहे हैं, यहां से कहां जाएंगे वो? This is another cartoon on migrant laborers. People say the city will miss us. And this is one cartoon by Jairaj Vellurji, who has joined us now. It talks about the freedom. And this is one cartoon which I like because of its understatement. It speaks of volumes, but in an understated way. Just look at this cartoon and read it and understand it. Now, third is the ridicule the powerful. Cartoons often do that, and by doing so, they bring the powerful down for public scrutiny. It's what I call a unique process of humanization as opposed to deification. Deification is इंसान को भगवान कर देना. पावरफुल लोगों को, उनके जो आसपास के लोग होते हैं, इतनी उनके भलाई करते हैं, इतनी उनके चमचागिरी मान लीजिए करते हैं कि वो खुद को खुदा समझने लगते हैं. Cartoonist is one who ridicules the powerful and brings them down from that exalted position of self-thinking as God to the level of human beings. This is, I call, the process of humanization. ये कार्टूनिस्ट करता है. ये देखिए कार्टून बाय सतीश आचार्य. Do I know you? दो रूप. Now, and cartoonists also educate people. Often by showing the reality, the cartoonists remind people what they ought to do. अब ये एक कार्टून सुरेंद्र जी की है. ये वोट के पहले अभी इन्होंने ड्रॉ किया है. It talks about how we should rise above caste considerations, our other considerations while we vote. And this is a cartoon by Punappa and Chandrasekhar Hadaji about the importance of wearing masks to fight corona.
Now, in a nutshell, cartoons entertains, frames issues, makes us aware about the nuances of the social issues, humanizes and opposes deification. Deification is ईश्वर को भगवान कर देना. And it acts as a barometer of democracy. Now, how do the cartoonists do it? Besides the use of exaggeration, जिसे हम caricature कहते हैं, and satire, when cartoonists employ minimalism, बहुत कम ड्राइंग से, बहुत कम शब्द में वो अपने बातें बताते हैं. And this means conveying as much meaning as possible using minimum design elements. That's how cartoonists do it. This is the skill part of cartoonism. Now, by employing satire, cartoonists portray reality as the cartoonist chooses, and this portrayal goes past the present readers into the future readers, and that is why cartoons stay in our mind space. We still remember cartoons of R.K. Lakshman, Mario Miranda, Ravi Shankar, and others cartoonists, because they have portrayed social issues, they have portrayed human follies, which more or less are universal. कल भी सच था, आज भी सच है, और शायद कल भी सच रहे. And this points to the centrality of cartoons in influencing public opinion, and that is why cartoons are important, because it can influence public opinion without the public expressly knowing it. And therefore, cartoons are valid means of expressing political thought, being support for activism and affecting social change. बस और 2 मिनट में मेरे वक्तव्य में खत्म करना चाहूंगा. ये जो कार्टून जब क्रिटिक करता है सोशल रियलिटी को, ये क्रिटिक जो शब्द है, it came via French from ancient Greek. It means the faculty of judgment, एक judgment की faculty, and that is discerning the value of persons or things. ये जो तोलना, लोगों को तोलना, issues को तोलना, ये कार्टून करता है. Criticism, critique, review, ये overlap करता है meaning में, but what cartoon does, it critiques social reality. It has been doing so from its inception, and that is its prime objective and function. Now, the question is, if cartoonists do this, and this is for social good, let me take you there, this is how cartoons can help the society, then why cartoonists are targeted? That is a question that I am leaving for others to take up, and probably we will take this while we go on discussion. Thank you so very much. Thank you, Vanavat ji. धन्यवाद मृणाल जी. कार्टून किस तरह से सामाजिक वास्तविकताओं को रेखांकित करते हुए न सिर्फ अपने पाठकों का मनोरंजन करता है, बल्कि कहीं आलोचनात्मक टिप्पणी के साथ साथ हास्य की सृष्टि करते हुए वो जनमत को भी प्रभावित कर सकने में सक्षम है. बहुत सारे कार्टून्स के माध्यम से आपने अपनी पूरी बात को रखने का प्रयत्न किया. अब हम जानेंगे हमारे साथ जो सक्रिय कार्टूनिस्ट हैं, जो पिछले 2-2.5 दशक से कार्टूनिंग की दुनिया में जुड़े हुए हैं, वो इन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं. तो मैं आमंत्रित करूंगा दैनिक भास्कर के चंद्रशेखर हाड़ा जी को. जैसा मैं शुरू में कहा था, जयपुर से प्रकाशित दैनिक भास्कर में पिछले 15 साल से हाड़ा जी जुड़े हुए हैं. उसके पहले कुछ वर्ष तक भोपाल संस्करण में दैनिक भास्कर के आप जुड़े हुए थे. हाड़ा जी का मानना है कि उन्होंने कार्टूनिंग एक शौकिया तौर पे की थी. उस समय उनकी कल्पना नहीं थी कि यही उनका आजीविका का साधन बन जाएगा या करियर के रूप में बन जाएगा. तो ये शौक से शुरू किया गया कार्टूनिंग का उनके ये प्रयास अंततः उनके करियर के रूप में इनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिला रहे हैं. कोई विधिवत ट्रेनिंग आपने नहीं ली, किसी फाइन आर्ट्स का कोर्स आपने नहीं किया, उसके बावजूद अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से उन्होंने नवभारत के साथ कार्टूनिंग से अपना करियर शुरू किया. उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख अखबारों स्वदेश, नई दुनिया आदि के साथ आप जुड़े रहे और 92 में आपने भास्कर ज्वाइन किया.
इसके अलावा दिल्ली की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं कादम्बरी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सुरभि इंडिया आदि में भी आप नियमित रूप से कार्टूनिंग करते रहे। जनसत्ता और पंजाब केसरी में भी आपने अपने कार्टून्स प्रकाशनाथ भिजवाए, वहाँ प्रकाशित हुए। नागपुर की एक कार्यशाला को आप एक अपने जीवन का महत्वपूर्ण दौर मानते हैं, जहाँ आर के लक्ष्मण जी और विकास सबनीस जैसे प्रख्यात कार्टूनिस्टों के साथ आपको सानिध्य मिला। लंबा अनुभव कार्टूनिंग के क्षेत्र में और दैनिक भास्कर के पाठक उनसे परिचित हैं। उनके इस कौशल से हम चाहेंगे कि हाड़ा जी भी इस अवसर पर अपने कुछ विचार हमारे साथ शेयर करें कि किस तरह से एक कार्टूनिस्ट की भूमिका और सामाजिक मुद्दों के प्रति कार्टून्स आज के दौर में, बहुत सारी बातें हम पत्रकारिता लेके करते हैं, उनकी व्यावसायिकता की और न जाने कितनी तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं, उसमें कार्टूनिस्ट किस तरह का महसूस कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर हाड़ा जी। हाड़ा जी अनम्यूट कीजिए पहले आप। हाड़ा जी सुन पा रहे हैं आप? हाड़ा जी अनम्यूट कीजिए आप माइक को। हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे ख्याल अभी। हाड़ा जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ हाड़ा जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए, मुझे लगता है हाड़ा जी दोबारा जब तक ज्वाइन करें या उनका जो वॉल्यूम की प्रॉब्लम हो वो ठीक हो, मैं अनुरोध करूंगा अभिषेक तिवारी जी से। अभिषेक तिवारी जी जयपुर के राजस्थान पत्रिका के साथ लगभग 3 दशक से जुड़े हुए हैं। कार्टूनिंग के साथ आप लगभग 3-3.5 दशक से जुड़े हुए हैं और राजस्थान पत्रिका के साथ लगभग आपको 20 वर्ष का समय हो गया है। वर्तमान में आप राजस्थान पत्रिका में सहायक संपादक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक आदि विषयों पर अपने धारदार कार्टून्स के लिए आप राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहे हैं। आजकल आपने एक नया क्षेत्र पकड़ा है। पिछले कुछ वर्षों से पत्रिका टीवी का जो मॉर्निंग शो है, उसमें आप एक लोकप्रिय होस्ट के रूप में आपने अच्छी पहचान बनाई है। अभिषेक जी का जो मूल निवास है वो भिंड क्षेत्र में है। आप भिंड क्षेत्र के रहने वाले हैं और ग्वालियर से आपने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के आपने भी कार्टूनिंग की दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। अभिषेक तिवारी जी के साथ मेरा बड़ा पुराना संबंध रहा है। हमारे विभाग में अनेक अकादमिक गतिविधियों के साथ आपका जुड़ाव रहा है। मैं अभिषेक तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर अपना वक्तव्य, जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं कार्टूनिस्ट के रूप में, जो आपका अनुभव है, हमारे साथ शेयर करें। श्री अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है।
जी, सभी को मेरा नमस्कार। कार्टून को लेके जो जो कार्टून ने जिस तरीके से आकर्षित किया था जब मैं किशोरावस्था में था, यदि मैं आज किशोरावस्था में होता तो क्या कार्टून मुझे उस तरीके से आकर्षित करता, ये चिंता का विषय है। हम बना रहे हैं, हम उससे धनोपार्जन भी कर रहे हैं, अपना आजीविका भी चला रहे हैं, और बहुत सारे कार्टूनिस्ट इस समय काम कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें बहुत सारा कार्टून वर्क दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है कि बिना पत्रिकाओं के, बिना समाचार पत्रों में उनको स्थान मिले, क्या वो वहां तक मार कर रहे हैं जो कार्टून की धार? जैसे मृणाल जी कह रहे थे कि कार्टून के कई आयाम उन्होंने बताया। हम अभी अलंकार गोस्वामी के एक कार्टून का जिक्र करें, उसको समझते हुए यदि हम उस कार्टून की स्थिति को समझें। अलंकार गोस्वामी का कार्टून मैंने शेयर किया अपने पेज, वो लगभग 50 लाख लोगों तक मेरे छोटे से पेज से पहुंचा। लेकिन क्या वो कार्टून आज की स्थिति में किसी समाचार पत्र या किसी पत्रिका में इतनी प्रमुखता के साथ जगह पा सकता है? उत्तर होगा नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? जो कार्टून समाज में सबसे ज्यादा सराहा जा रहा है सोसाइटी में, वर्तमान संदर्भ में, समय काल और परिस्थिति की बात करें, उसके लिए मेरा 3.5 दशक का अनुभव है अखबार की दुनिया से। मुझे लगता है कि आज यदि वो कार्टून लेके कार्टूनिस्ट अखबार में जाए तो शायद संपादक की निगाह में उस कार्टून की स्थिति बहुत ही एक तरीके से ये होगी कि हम इसे छापे तो कहाँ छापे, बस यही कार्टून आके खड़ा। क्योंकि जो कार्टून के बारे में मृणाल जी ने बताया, कार्टून मतलब एक आम आदमी का प्रवक्ता है, और वो बहुत ज्यादा बौद्धिक बातें नहीं करता, मगर वो बौद्धिकता से भी परे जाके बात करता है। तो और वो दुधारी तलवार है, जैसा हमने देखा शार्ली हेब्दो मामले में कि कार्टूनिस्टों ने अपनी जान गंवाई। तो सवाल ये है कि कार्टून यहाँ आके कैसे खड़ा हो। अब इसके लिए हम बहुत सारे लोगों को दोष ठहरा सकते हैं, दोषी। हम कह सकते हैं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो गई जो राजनीतिक व्यंग को सहन नहीं कर पा रही। हमारा समाज ऐसा हो गया जो अपने पे हंसना भूल रहा है, या एक दूसरे के साथ मजाक करें तो वो असहिष्णु हो रहा है, और उसी समाज से निकल के लोग सब जगह आ रहे हैं। यानी हमारा पाठक भी वही समाज है, और हम यदि किसी अखबार में काम करें या किसी पत्रिका में काम करें, मैगजीन में काम करें, या हम सोशल साइट पर कार्टून डालें, सोशल प्लेटफॉर्म पर, वहां भी उस तरीके का क्रिटिसिज्म हमको सुनने को मिलता है। तो सवाल ये है कि फिर जो कार्टून की एक तरीके से अंधेरे में एक आम आदमी के लिए वो लालटेन का काम करता है, कि अंधेरे कमरे में वो रोशनदान का काम करता है, वह अपनी वो मिजाज को खो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि अपने से वरिष्ठ कार्टूनिस्टों का जब हम काम देखते हैं कि उनके समय में ऐसा क्या था, क्या भारत की राजनीति एक तरीके से हम ये कहें बड़ी आइडियल राजनीति थी? नहीं। क्या भारतीय समाज उस समय इतना आइडियल समाज था? नहीं। उस समय दरअसल ये था कि जो 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 समाचार पत्र है उसके अंदर एक व्यवस्था के तहत काम होता है, चाहे वो पत्रिका हो जो फीचर वगैरह विषयों को आधारित हो। एक 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 अंकुश जो है वो कार्टून के ऊपर वो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कार्टूनिस्ट, मेरा अनुभव है कि मैं जब कार्टून बनाता हूं तो मैं बड़ा ही एक तरीके से मेरे ऊपर कोई अंकुश काम नहीं करता, मैंने जो मेरे मन में आया मैंने बनाया। लेकिन उसके बाद जब वो संपादक की टेबल पे जाता है, वहां उसके साथ थोड़ा सा विचार विमर्श होता है, और वहां समझ में आता है कि हम कितना बिलो द बेल्ट है। हमने जो सटायर जो 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 हमने पंच मारा है वह वाकई में क्या उन पैरामीटर्स पर खरा उतरता है, क्योंकि मजाक उड़ाने की कोई सीमा नहीं है, किसी को हम कहीं तक जा सकते हैं। और फिर उसके निष्कर्ष जो होते हैं वो शार्ली हेब्दो जैसे होते हैं कि हमें जैसे बॉक्सिंग के रिंग में हमें मुक्का कहाँ मारना है। सवाल ये है कि मुक्का सब जगह नहीं मारा जा सकता पूरी बॉडी पर, मुक्के को वही मारा जाएगा जहाँ के लिए जगह निर्धारित है। लेकिन उसको लेके कार्टूनिस्ट ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है और वो कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज कार्टून वहां आके फंस गया है कि उसकी सीमा रेखा क्या है, क्योंकि अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं पिछले 2 दशक से यदि हम राजनीतिक कार्टूनिस्टों पर निगाह डालें, जो एडिटोरियल कार्टूनिस्ट हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, और उन सबकी चिंताएं ये होती हैं कि हम यदि कोई कार्टून बनाए तो उसके लिए आगे 10 बार सोचना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चिंता यही है कि सोचना क्यों पड़ रहा है, क्या हमारा समाज ऐसा हो गया है? क्योंकि जैसा पहले था समाज बिल्कुल वैसा ही आज।
वो उसे दिक्कत ये है कि हमने जो अपने मन में सबने एक तरीके से ये मान लिया है कि हम जो कह रहे हैं वही सच है और हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। तो बात वहीं से है कि कार्टूनिस्ट के ऊपर जो जो अभिव्यक्ति की आजादी वाला मामला है, कार्टूनिस्ट कार्टून बनाते समय तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके आगे उसके क्या क्या असर होंगे उसको लेके जब एक 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 जूरी होती है, एक 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 समिति होती है, जैसे अखबार में तो हम देखते हैं कि 4-6 लोग बैठ के चर्चा करते हैं एक कार्टून, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे संभव नहीं हो रहा है। तो हमें कार्टूनिस्ट तो बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन हमें वो कहीं किसी दिशा में जाते हुए नहीं दिख रहे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब तक उससे धनोपार्जन नहीं होगा, आप उस कला को कितनी दूर तक ले जा पाएंगे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस तरीके से धन की भी कोई अभी हमें दिखता नहीं है कि वहां से कोई धनोपार्जन होगा, क्योंकि जब धनोपार्जन होगा तो बहुत सारी चीजें आएंगी, साथ में अंकुश आएंगे, और बात वही फंस गई है कि हम बेहद बेहद अभिव्यक्ति की आजादी की ओर हमारा रुझान हो गया। अभिव्यक्ति की आजादी रहे, लेकिन सवाल वही है कि हमारी अपनी लक्ष्मण रेखा क्या हो, क्योंकि हमसे जितने वरिष्ठ कार्टूनिस्ट रहे हैं पीछे, हम उनका काम देखते हैं, उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत दुश्मनियां कार्टूनों में नहीं निकाली। व्यक्तिगत दुश्मनियों का मतलब कि कार्टून व्यवस्था पर हमला होना चाहिए, न कि व्यक्ति विशेष पर। और जैसे कैरिकेचर है, हम वो भी पढ़ते रहे हैं कि शंकर को नेहरू जी ने कहा था कि मुझे मत बख्शना, मगर आज के दौर में मेरे ख्याल से संवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि बख्शने का मतलब यहाँ ये है कि कार्टूनिस्ट यदि अपनी पे आएगा तो इतना इतनी अतिरंजना कर देगा कि फिर उसके ऊपर कानूनी धाराएं चालू हो जाती हैं, जो हम देख रहे हैं। तो ये मेरी चिंता है कि कार्टून अपना जो जो उसका रियल फॉर्म है, कि एक एक ह्यूमर भी हो, सटायर भी हो, हास्य भी हो, व्यंग भी हो, और अपनी बात भी कह दे, किसी को बुरा भी ना लगे, लेकिन बात इतनी गहरी कहे कि पढ़ने के बाद भी पढ़ने वाले को या जिस पर बना है उसे एहसास होता रहे कि वाकई में बात तो उसने सही कही। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि उसमें कहीं कमी आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि फिर से मृणाल जी उस पर थोड़ा सा जब समय मिले तो थोड़ा सा उस पर दृष्टि डालें। जी सही। चलिए अभिषेक जी, आपने कार्टूनिस्ट के संदर्भ में अभिव्यक्ति के प्रश्न को उठाया और कहीं चिंता प्रकट की कि कार्टूनिंग विधा आज उसका जो भविष्य है वो कहीं उतना अधिक प्रभावशाली नहीं रहा जो पूरी की पूरी परंपरा रही है। कार्टूनिस्ट को अपनी लक्ष्मण रेखा स्वयं खींचनी होगी, और संपाद की दृष्टि और कार्टूनिस्ट इसके बीच में भी कहीं एक समन्वय का आपने महसूस किया। उम्मीद करते हैं कि जब प्रश्नोत्तर की बात आएगी तो हमारे साथ क्योंकि कार्टूनिस्ट भी जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता के शिक्षक भी जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, और जैसा मृणाल जी ने कहा कि केरल के बहुत वरिष्ठ कार्टूनिस्ट जयराज जी, जो केरल कार्टून एकेडमी से भी जुड़े रहे, वो भी हमारे साथ में हैं। तो उनका क्या सोच है, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ त्र्यंबक शर्मा जी को। त्र्यंबक शर्मा जी ने कार्टून की विशिष्ट सेवा की है। आपने एक पत्रिका का प्रकाशन किया है जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जिसको उल्लेख किया गया है, यह भारत की पहली मासिक पत्रिका है कार्टून वॉच नाम से, और 25 वर्षों से आप नियमित प्रकाशित कर रहे हैं। और अभी इंडिया टुडे ने इस पर अभी महीने 2 महीने पहले एक बहुत बढ़िया एक फीचर लिखा है कि किस तरह के दौर से जब शंकर्स वीकली बंद हुई उस समय कहीं त्र्यंबक जी ने महसूस किया कि कार्टून को समर्पित एक ऐसी नियमित पत्रिका हो जो कहीं इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सके। शायद उसी भावना से प्रेरित होकर के इन्होंने कार्टून वॉच का प्रकाशन किया, और इस पत्रिका के प्रकाशन के जब 12 वर्ष हो रहे थे उस समय लंदन के नेहरू म्यूजियम में आपने कार्टून की एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की। तो कार्टून को एक विधा के रूप में समझने के लिए, उसको और अधिक आगे बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए आपने विशेष प्रयत्न किए, अनेक देशों की यात्राएं की, बहरीन, नेपाल आदि कई कंट्रीज में भी आप गए और वहाँ भी उस विधा का आपने एक तरह से बहुत गहराई से अध्ययन किया। कई कार्टूनिस्ट के साथ आपका भी संवाद बना रहा। आर के लक्ष्मण जी, सुधीर तेलंग, संयोग से राजस्थान के बीकानेर के वो रहने वाले थे। हिंदी अखबार से अंग्रेजी अखबारों में, नवभारत टाइम्स में उन्होंने एक तरह से विधिवत अपनी शुरुआत की थी। राजस्थान के कुछ स्थानीय अखबारों के बाद हिंदुस्तान टाइम्स में रहे, और कार्टून का उन्होंने एक सामाजिक, क्योंकि मेरे साथ तो उनका जुड़ाव थोड़ा बहुत रहा, हमारे विभाग में भी आते रहे वो,
किस तरह से सामाजिक सरोकारों के लिए उपयोग किया, कभी समय मिला तो उनकी और चर्चा करेंगे। लेकिन इस तरह के जो बहुत सारे कार्टूनिस्ट है, प्राण जैसे कार्टूनिस्ट, ये भी आपकी इस पत्रिका से कहीं संबद्ध रहे, आपके साथ संबंध रहा। और 2009 में आपने एनिमेशन एकेडमी की स्थापना की, क्योंकि आज के दौर में कार्टून भी एक नया रूप ले रहा है, प्रिंट के अलावा टेलीविजन के माध्यम से भी जिस तरह के कार्टून कैरेक्टर्स उभर रहे हैं। आपने PR इंच करके एक नया कार्टून कैरेक्टर जो है वो एक तरह से विकसित किया, जो कि पत्रिका के अंक में प्रति माह छपता भी है। और एक अच्छी बात ये रही, या एक उसके साथ जो रोमांच है, तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे देश के डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने इसको एक तरह से लोकार्पित किया था। तो इस तरह से कार्टूनिस्ट के रूप में आपने कई अखबारों में भी काम किया, लेकिन अब उस कार्टून पत्रिका के प्रकाशन के माध्यम से एक तरह से उसको विधा के रूप में विकसित करने के लिए त्र्यंबक शर्मा जी अपना विशेष काम कर रहे हैं। और भारतीय जूनियर चैम्बर, संयोग से मैं खुद उसका मेंबर रहा, उसका जो एक प्रतिवर्ष एक पुरस्कार, जो पूरा जैसे जो मूवमेंट है, वो दौर बहुत ही एक तरह से उसका स्वर्ण काल था, जिस दौर में त्र्यंबक जी को वो पुरस्कार मिला। इंडिया के टॉप 10 अलग अलग क्षेत्रों में यंग टैलेंट जो थे, उसमें भी आपको सम्मानित किया गया था। तो त्र्यंबक जी का जो योगदान रहा है, इतने सालों से आप बहुत निकटता से इस कार्टून के इस विकास की प्रक्रिया को देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि त्र्यंबक जी भी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें कि इस 2.5-3 दशक की यात्रा में, आप मूलतः रायपुर में समय निवास कर रहे हैं, जहाँ पत्रकारिता का पूरा एक विश्वविद्यालय पत्रकारिता की पीढ़ी को भी तैयार कर रहा है, वहाँ आप क्या महसूस करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। मैं आमंत्रित करता हूँ त्र्यंबक शर्मा जी को अपनी बात कहने। नमस्कार बनावत जी, आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ साहब, आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के दर्शन करा दिए कोरोना काल में। अभिषेक जी, होंडा जी, मृणाल जी, हमारे और एक कार्टूनिस्ट जी दिख रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने अभी अभी वैक्सीन भी लगाई है, मैंने फेसबुक में देखा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस आयोजन के लिए। कोरोना काल में इससे बेहतर माध्यम नहीं हो सकता था। और जैसे कि अभिषेक जी ने जो बात की, मैं उसमें ही, चूँकि मैं खुद कार्टूनिस्ट रहा और मुझे यहाँ अखबारों में कार्टूनिस्ट की पोस्ट नहीं होने के कारण फ्री में कार्टून देने पड़े। शुरू में क्या, मुझे कभी पैसा ही नहीं मिला कार्टून का, क्योंकि हमारे यहाँ कार्टूनिस्ट की पोस्ट ही नहीं थी। तो मैंने इसके लिए बहुत मुहिम चलाई। मैंने कार्टून शुरू किए और विज्ञापन विभाग में काम किया, विज्ञापन के साथ कार्टून छापे। मैंने कार्टून के लिए पैसे दिए, समझो समाचार पत्रों को। तो मैंने बहुत धारा के विपरीत काम किया, और तब मुझे महसूस हुआ कि ये विधा जो है वो बहुत विलुप्त हो रही है। और 25 साल मुझे मैगजीन निकालते हो गए, लेकिन 20 साल से कोई नया कार्टूनिस्ट हमारे प्रदेश में नहीं आया। ये इस बात को इंगित करता है कि हम ब्रेड एंड बटर देने में सक्षम नहीं है। वी आर नॉट कैपेबल टू गिव ब्रेड एंड बटर टू ए कार्टूनिस्ट। और इसके लिए मैंने बड़े बड़े संपादकों से बात की। मैंने यहाँ पर प्रेस क्लब में आयोजन किए, संपादकों को बुलाया, तो कुछ कार्टूनिस्टों को यहाँ फिर अखबारों में काम मिला, और वो कर भी रहे हैं। क्योंकि मैं तो तब तक अखबार में काम करना छोड़ चुका था, मैगजीन शुरू कर दिया था। लेकिन मैं चाहता था कि जो लोग कर रहे हैं उन्हें काम मिले। तो उसमें मैं थोड़ा सफल हुआ यहाँ पर नवभारत और हरिभूमि में कार्टूनिस्ट उसके बाद मेरे प्रोग्राम के बाद किए गए। तो मैं बनावत जी से अनुरोध करूँगा, और मृणाल जी से भी, कि एक प्रोग्राम आप लोग संपादकों का करें देश के, और उसमें मुझे भी बुलाएं, क्योंकि मैं किसी अखबार का कार्टूनिस्ट नहीं हूँ। बाकी लोग सब अखबारों में कार्टूनिस्ट हैं, तो वो बोलने में शायद संकोच कर सकते हैं। लेकिन वो संपादकों को बुलाकर हम उनसे ये कहें कि आप लोग ने कार्टून छापना बंद क्यों कर दिया फ्रंट पेज पे। इवन कलाम साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि अखबारों को फ्रंट पेज में कार्टून छापना चाहिए। लेकिन अभी जो स्थिति ऐसी हो गई कि संपादकों की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए असली जो कार्टूनिस्ट का जो काम है, मालिक को कोई खास मतलब होता नहीं है। संपादक ही वो तय करता है कि उसे क्या करना है, और संपादक उसमें सहम जाता है कि मैनेजमेंट हावी हो जाता है कि कहीं हमारे खिलाफ कुछ हो जाएगा तो विज्ञापन नहीं मिलेगा, तो सरकार नाराज़ हो जाएगी या नेता नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए अब एक मात्र माध्यम रह गया सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में पैसा तो मिलता नहीं है, सिर्फ वाहवाही मिल जाती है। जैसे अलंकार गोस्वामी का कार्टून मैंने भी शेयर किया, और उस पर बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, अभी किसी और भाषा में भी शेयर हुआ।
तो लेकिन अलंकार गोस्वामी को क्या मिला वाहवाही के अलावा? वही जो अभिषेक जी ने कहा। तो मैंने बहुत प्रयास किया कि कार्टूनिस्टों को कुछ काम मिले कुछ, लेकिन अंततः वही देखा कि बहुत मुश्किल हो गया है कार्टूनिस्टों को काम मिलना। अब उन्हें नई नई विधाओं में जाना होगा, या अपने ब्रेड एंड बटर के लिए आपको एनिमेशन में जाना होगा, या फिर पेज लेआउट, ग्राफिक डिजाइनिंग। मतलब आप वो कार्टूनिस्ट नहीं रहेंगे जो आप चाहते थे, आर के लक्ष्मण बनना या सुधीर तेलंग बनना, या तो फिर आप कॉमिक्स बनाइए प्राण प्राण जैसा, तो उसमें भी बहुत कम स्कोप है। और लेकिन वो एक अलग विधा है कॉमिक्स वगैरह। हम जिस फोरम की बात कर रहे हैं वो अखबार के कार्टूनिस्टों की बात हो रही है जो सोशल लोगों को प्रभावित करते हैं। और निसंदेह कार्टूनिस्ट जो है प्रभावित करता है, कार्टून प्रभावित करता है, किसी भी फील्ड में हो। आप किसी भी शमशान घाट पर भी आप उनसे कार्टून बनवा सकते हैं। आप कोरोना काल पे कार्टून बनवा सकते हैं, दुख पे कार्टून बनवा सकते हैं, मलेरिया पे कार्टून बनवा सकते हैं। मतलब किसी भी अवेयरनेस के लिए भी कार्टून का इस्तेमाल हो सकता है और हो रहा है। और हम लोगों ने बहुत सारे इसमें प्रयास किए हैं, प्रतियोगिताएं की हैं नए कार्टूनिस्टों को आगे लाने के लिए। लेकिन नए कार्टूनिस्टों को आगे लाने के लिए मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं उन्हें कार्टून वॉच में छाप लेता हूँ ताकि उन्हें प्रेरणा मिले। लेकिन अंततः मैंने उनको यही कहता हूँ कि पहले आप ब्रेड एंड बटर का जुगाड़ करो, कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लो, साथ साथ इसे शौक के रूप में रखो। क्योंकि अगर आप शौक के रूप में रखेंगे तो सुखी रहेंगे, और ब्रेड एंड बटर के उसमें जाएंगे तो बहुत कम लोगों को काम मिल पाएगा। क्योंकि बहुत अच्छा काम आपको होना चाहिए कि अखबार फिर आपको हाथों हाथ ले ले या फीचर की तरह आपको इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी भी संभावना बहुत बहुत क्षीण हो गई। ये दुख का विषय। तो मैं शुरू से ही जो अपने अंदर के कार्टूनिस्ट को मैंने कम किया और दूसरे कार्टूनिस्टों को का काम शुरू किया। क्योंकि जब मैं रायपुर से जब ये अखबारों में कार्टून छपा, फिर मेरे ऊपर कार्टून हावी हो गया। फिर मैंने पता किया कि क्या करना चाहिए। मैं भोपाल गया, दिल्ली गया, बॉम्बे गया, कार्टूनिस्टों से मिला। तब मुझे लगा कि उस समय तो 25 साल पहले अखबारों में कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, अपने अपने ऑफिस में उनका केबिन हुआ करते थे। उनसे मिला तो मुझे अच्छा लगा कि चलो वो लोग सब अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे वो काम करना चाहिए जो कोई और नहीं कर रहा। तब मैंने शंकर सीकली के बारे में पता चला मुझे, जो 75 में बंद हो गई थी, 1975 में। तो मुझे लगा कि मुझे वो काम करना चाहिए जो इस फील्ड में कोई नहीं कर रहा है। तो मैंने 1996 में फिर नौकरी छोड़ के अपनी मैगजीन प्रारंभ की, और सभी कार्टूनिस्टों को, पूरे देश के कार्टूनिस्टों को, अभी भी तो विश्व के कार्टूनिस्ट जुड़ गए उससे। मैं 2019 में फ्रांस भी गया था, पेरिस गया था, जहाँ की घटना का उल्लेख अभिषेक जी ने किया, जहाँ 12 लोगों को मारा गया था, इसमें 8 कार्टूनिस्ट थे। मैंने कार्टूनिस्टों की उन विधवाओं से भी मिला जो वहाँ पर मारे गए थे, और वहाँ पर 36 देशों के कार्टूनिस्टों की एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने अपने विचार भी रखे। क्योंकि वहाँ फ्रांस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो जो हमारे इंडिया में उतना नहीं है। क्योंकि हम बिलो द बेल्ट कार्टून नहीं बनाना चाहिए। और जो बना रहे हैं वो या तो फिर किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बना रहे हैं, या किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, या फिर एक्टिविस्ट हो गए। सामान्यतः कार्टूनिस्ट ऐसी बात कहता है जिससे वो किसी विशेष पार्टी का नुकसान करते हुए भी उस दूसरे पार्टी का नहीं दिखता है, और वही सबसे अच्छा माध्यम होता है कार्टून का। तो मैंने वहाँ पर वो बात रखी कि न्यूडिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है कार्टून में। तो मैंने कहा कि भाई एक अच्छा कार्टूनिस्ट, वहाँ अंग्रेजी में ही कहना था मुझे, तो मैंने कहा कि एक अच्छा कार्टूनिस्ट वो होता है जो जिसको किसी की नग्नता दिखाने के लिए कपड़े नहीं उतारने पड़ते, बिना कपड़े पहने हुए ही उसकी नग्नता दिखा सकते हैं। तो बाद में जब प्रोग्राम समाप्त हुआ तो वहाँ की एक महिला कार्टूनिस्ट जो फ्रांस की थी वो आई मेरे पास, और उसने उस पर कटाक्ष किया कि क्या मेरे ड्रेस ठीक है आपके लिए। मतलब वो मेरी बात से सहमत नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अगर मैं आपका न्यूड कार्टून बनाऊँ तो आपको कैसा लगेगा। तो उसने कहा कि मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब कॉमन है। तो ये अलग अलग स्तर की सोच है जिसमें हम नहीं जा सकते। और ह्यूमर के तौर पे फिर भी जाया जा सकता है, लेकिन जब आप और धर्म और जो अल्लाह के खिलाफ कार्टून बनाना, ज़बरदस्ती बनाना, उनको जानबूझ के प्रोवोक करना, ये कार्टूनिस्टों का काम नहीं है, वो एक्टिविस्टों का काम। तो ये मैंने वहाँ पर अपनी बात रखी कि हम ऐसा काम ना करें जिससे सामने वाला हमें अतिरेक मिले और हम उसको प्रोवोक करें कि वो हमें मारे या हम गोली चलाए या गुस्सा दिखाए।
तो ये मैसेज पूरे विश्व के कार्टूनिस्टों को देना चाहता था मैं कि हमारा जो माध्यम इतना इतना अच्छा माध्यम है कि हम अपनी बात कहते हुए भी बिना किसी को नुकसान किए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर भी कह सकते हैं। जैसे वो अलंकार गोस्वामी का कार्टून है, अगर हम उसमें यहाँ लिख दें कि भूपेश बघेल ने, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ एक क्रिकेट मैच हुआ था अभी जस्ट, अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है रायपुर में, फिलहाल दूसरा दिन है लॉकडाउन का, और 15 दिन पहले ही हमने यहाँ पर मैच करवाया जिसमें पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, लोग पास फ्री में मांग रहे थे और लोग जा रहे थे और सेल्फी खींच के फेसबुक में डाल रहे थे। अब अगर हम उसमें सीधे भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगा के कार्टून बनाए कि आपने ये कोरोना कर दिया, तो हम विपक्ष हो गए, हम सीधे सीधे एक पार्टी हो गए। लेकिन अलंकार गोस्वामी ने जो कहा कि कार्टून, तुम क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो क्या, तो तुम घर में बैठो, तो ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हमने अपनी बात भी कह दी और हम उसमें किसी की पार्टी नहीं बनी। तो अब जो पार्टी बनना जो है वो कार्टूनिस्टों का काम नहीं है। यही मैं बहुत सारे कार्टूनिस्टों को कहना चाहता हूँ। मैं भी देख रहा हूँ कि एक लेडी कार्टूनिस्ट हैं, वो सिर्फ मोदी के खिलाफ बनाती हैं, एक जो है वो सिर्फ मोदी के पक्ष में बनाते हैं, एक है जो सिर्फ मोदी के अतिरेक में बनाते हैं, वो मोदी को इतना अतिरेक ले जाते हैं कि वो घृणा की स्थिति आ जाती है वो कार्टून को देख के। तो ये ऐसे कार्टूनिस्टों को से मैं बचना चाहता हूँ और उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप या तो फिर वो पार्टी ज्वाइन कर लें और आप बता दें कि मैं भाजपा का कार्टूनिस्ट हूँ या कांग्रेस का कार्टूनिस्ट हूँ। लेकिन अगर आपके हर कार्टून में सिर्फ एक ही बात दिखेगी कि हमें सिर्फ विरोध ही करना है एक व्यक्ति का, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो मोदी हो, किसी भी एक व्यक्ति का अगर लगातार आप विरोध कर रहे हैं कार्टून में, तो वो ठीक नहीं है। फिर मैं उन्हें कार्टूनिस्ट नहीं मानता, उन्हें एक्टिविस्ट मानता हूँ। तो मुझे इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद त्र्यंबक जी। एक कार्टूनिस्ट और एक्टिविस्ट, इसके मध्य की जो एक रेखा है, हल्की सी रेखा है, उसको संकेत करते हुए आपने कार्टूनिंग की दुनिया में जो आ रहे संकट हैं, विशेषकर भारत के परिप्रेक्ष्य में, पूरी की पूरी परंपरा, बहुत सारे नाम अपन ने लिए, राइट फ्रॉम शंकर से लेकर के R.K. लक्ष्मण जी, प्राण, सुधीर तेलंग, आबिद सुल्तान, इतनी बड़ी परंपरा रही। वहां आज समाचार पत्रों में से कार्टून की विधा जिस तरह से गौर होती जा रही है, विकसित होती जा रही है, निश्चय ही ये चिंता की बात है। और संपादकों को भी, जैसे आपने कहा कि उनके साथ मिल बैठ करके, जहां संपादकीय स्तंभ धीरे धीरे उपेक्षित हो रहे हैं। एक दौर था हम सेमिनार्स में एडिटर्स को कोट करते थे कि आज ये संपादकीय लिखा गया है, तो संपादकीय संस्था का जिस तरह से अवमूल्यन हो रहा है, तो वहां शायद कार्टूनिंग विधा की उपेक्षा का भी एक कारण उसके पीछे ये हो सकता है। लेकिन इस तरह की वेबिनार्स के पीछे यही दृष्टि है कि ये लुप्त होती विधाएं एक बार फिर लोकप्रिय हों और अपनी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर सकें। हाड़ा जी, मुझे लगता है तकनीकी समस्या जो आ रही थी वो शायद दूर हुई होगी, तो हम एक बार फिर हाड़ा जी को आमंत्रित करते हैं कि वे अब इस सारे दौर में जो आपका अनुभव है, लगभग 2-2.5 दशक का इस कार्टूनिंग की दुनिया का, आप क्या महसूस कर रहे हैं, व्यथा, वो पीड़ा या वो जो उमंग उल्लास है कार्टूनिंग के रूप में, हम चाहेंगे हाड़ा जी को भी सुनना। चंद्रशेखर जी हाड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आवाज आ रही है? हाँ साहब, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल साफ है। अभिषेक जी और त्र्यंबक जी ने जो बातें बताई हैं, वाकई इस समय चुनौतीपूर्ण काम हो गया है कार्टूनिस्ट का। अखबारों में कार्टून कोई भी कोई भी कार्टून बनता है, अनम्यूट हो गए हाड़ा जी, अनम्यूट हो गए हैं आप। हाँ हाँ, अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गए। हाँ ठीक है। जी बोलिए बोलिए हाड़ा जी। सर बोलिए, आप बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो। जी जी, हाँ बोलिए, आप साहब, आवाज आ रही है हाँ, आपकी। मुझे लग रहा है तकनीकी समस्या हो गई है हाड़ा जी के साथ, वो लेफ्ट हो गए हैं मीटिंग से।
2 मिनट वेट करते हैं, नहीं तो फिर ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। आप में से जो भी हमारे प्रतिभागी हैं, केवल आप लोगों की जानकारी के लिए, अभी पृथ्वी जो हमारा तकनीकी पार्ट संभाल रही हैं, उन्होंने बताया है, मैसेज किया, 187 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 6 देशों तक अपना प्रेजेंस हुई है। इवन टोक्यो तक से भी एक पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि वो लोग जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन हम इस पूरी प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग को जिस मेल से वो रजिस्टर्ड हुए हैं उस मेल पर उनको भेज देंगे। तो हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर 6 देशों के रजिस्ट्रेशन अपने पास हैं। सऊदी अरबिया से अपने यहाँ हुए हैं, नेपाल से अपने यहाँ पर हुए हैं, पड़ोसी देशों से, कई बार पाकिस्तान, फिलीपाइन से रजिस्ट्रेशन है और हिंदुस्तान के लगभग हर राज्य से यहाँ रजिस्ट्रेशन है। तो हम इसकी रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया के थ्रू इस आयोजन के समाप्त होने की कुछ देर बाद सभी जगह भिजवा देंगे, तो कम से कम जो ये विचार हैं ये हर उस स्थान पर पहुंच सकें जहां हमारी इस भाषा को जानने वाले प्रतिभागी मौजूद हैं। Bhanawat ji, आला साहब, हाँ, we have another great cartoonist with us. He is from Odisha, Sri Kamalakant Rath. जी, He has also joined. तो मैं सोचता हूँ या तो अपन पहले जो हमारे साथ जयराज जी और कमलाकांत जी, इनसे भी अनुरोध करें कि हाँ। 2-4 मिनट के लिए वो भी अपनी बात रखें ताकि चर्चा एक और आगे बढ़ सके। तो कैन वी रिक्वेस्ट मिस्टर जयराज जी टू say something on today's topic? Mr. Jairaj ji. कमलाकांत, हाँ, जयराज जी आ गए हैं, राइट। Yeah. Sir, please unmute yourself. Please unmute. Mr. Jairaj ji, please unmute yourself. मृणाल जी वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद। हाँ, कमलाकांत जी भी हैं हमारे साथ। कमलाकांत, जयराज जी he can speak in कमलाकांत बाबू, आपण जदि you are muted, please unmute yourself. Jairaj ji, please unmute yourself. You have a button on your left hand on your mobile. Okay. Yeah. Unmute. Yeah. Hello. I'm from Kerala. I don't belong to any particular newspaper, but I'm a freelancer. I have been doing cartoon about 30 years in. Said that we have formed a cartoon academy in Kerala, of which the main activities is conducting cartoon camp and a seminar and awareness among the cartoon interested people. So I take this opportunity as being with you. Thank you for honor. Thank you, sir. Thank you. Kamalakant ji, please unmute yourself. मृणाल जी वो लेफ्ट हो गए मेरे ख्याल, वो अनम्यूट करने के चक्कर में। अच्छा, अब then we can discuss one issue that has been raised by अभिषेक जी, कि ये जो कार्टूनिस्ट के ऊपर जो दबाव आता है, and why there are growing incidents of attack against cartoons and cartoonists. मैं जितनी इसको स्टडी किया है, इसमें 5 मुख्य कारण मुझे दिखता है। एक जो कारण है, दैट्स मिसरिप्रेजेंटेशन। अक्सर लोग कार्टून को, या तो फिर कार्टून में बहुत सारी, जैसे मैंने पहले भी बताया, कार्टूनिस्ट्स गो फॉर मिनिमलिज्म। सो व्हेन यू गो फॉर मिनिमलिज्म, देन यू यूज सिंबल्स। बहुत सारे ऐसे सिंबल है जिसको
मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं लोग। एक कार्टून का जिक्र जो आपने किया है बनावत जी पहले, एनसीईआरटी के बुक में था, बाबा साहेब आम्बेडकर और नेहरू के। वहां नेहरू बाबा साहेब आम्बेडकर को वो ये नहीं कर रहे थे। वो कार्टून ये था कि ये बहुत दिन हो रहा है तो जरा जल्दी करो भाई। दैट वाज द सिचुएशन एंड दैट वाज द मंशा, बट इट वाज मिसअंडरस्टूड, probably misrepresented years after it was there in the NCERT book. तो पहला जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन है, अगर हम वो सिंबल्स को ना समझे, या तो फिर हमारे अंदर जो हंसी मजाक सहने की करने की जो विधा थी वो शायद उसमें कुछ कमी आ रही है। सेकेंड थिंग इज इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस इज ग्रोइंग इन आवर सोसाइटी। Either we are taking very seriously ourselves, और हमारे जो चमड़ी है वो धीरे धीरे और थिन होता जा रहा है। पहले हमारे वेदों पुराणों में तो हर देवता के लिए कहा गया है। हमारे फोक टेल्स अगर आप देख लो तो कृष्णा राम सबके साथ हमने मजाक उड़ाया है, एंड इट वाज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, राइट? So probably we are either taking ourselves, our culture very seriously, or our skin has become thin. Third is hysteria replacing reason. जो हमारे जुक्ति को, रीजन को हिस्टेरिया रिप्लेस कर रहा है। हम बहुत शीघ्र बहुत जोश में आ जाते हैं। अच्छा हमारे कम्युनिटी को ये कहा, अच्छा हमारे देवता को ये कहा, अच्छा हमारे धर्म को ये कहा। अब कहा है नहीं कहा है, क्या कहा है, रीजन के बजाय वी आर गोइंग फॉर हिस्टेरिक रिएक्शंस। फोर्थ रीजन इज आइकॉनिफिकेशन एंड डेइफिकेशन। इन द लास्ट 30 years वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डेइफिकेशन। ये डेइफिकेशन हमारे बहुत दिनों से था, but probably it has something to do with the last 30 years social and political movements or developments. We are into deification and iconification. अगर एक आदमी को भगवान के जगह बिठा देते हो, और आदमी में तो कुछ ना कुछ तो खराबी हो गया ही, कोई कुछ कह दिया लेकिन भगवान में खराबी हो नहीं सकता, तो we can't tolerate that. And we react very sharply, and probably there is a political angle to that reaction also. Somebody who reacts can naturally claim to be the leader of that group, so there is a political attraction also. So iconification and deification is another angle. Last but not the least, political expediency undermining academic rigor. पढ़ते कम है, रिएक्ट ज्यादा करते हैं, जानते कम है, रिएक्ट ज्यादा करते हैं, अनुभव कम होता है, रिएक्शन ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए कार्टूनिस्ट के ऊपर जो है ये दबाव, ये जो बात कर रहे थे अभिषेक जी कि हमारे जो फ्रीडम की दायरा वो कहीं ना कहीं सिकुड़ता नजर आ रहा है, इट्स श्रिंकिंग, एंड यस इट्स श्रिंकिंग। The only thing that we can do, common people, civilized people, civil society we can do, is to provide that space to the cartoonists, because cartoonists are actually doing service to the society. So we need to give them that space so that they can operate. Cartooning, व्यंग, हंसी मजाक एक दायरे में रह के आप नहीं कर सकते, वो अच्छा कार्टून नहीं होगा। तो अगर हमें अच्छी कार्टून चाहिए जो कि समाज की बहुत सेवा कर सकता है, समाज की काम में आ सकता है, समाज की आंखें खुल सकता है, गणतंत्र की और एक्चुअल बैरोमीटर हो सकता है, इसलिए वी नीड स्पेस फॉर द कार्टूनिस्ट एंड वी शुड प्रोवाइड देम दैट स्पेस। थैंक यू। नाउ प्रोबेबली कमलाकांत कमलाकांत जी is there, yeah. Namaskar. Thank you for such a wonderful webinar on cartooning today. This is the first time I'm coming across this webinar.
such webinar and to see all fellow cartoonists and media persons on this platform. तो मैं यहाँ बोलूँ, मैं करीबन 30 साल, मृणाल सर जानते हैं क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई थी उन्हीं की जिस अखबार में वो काम करते थे उसी अखबार में मैं भी काम करता था, तो मैं कार्टून कंट्रीब्यूट करता था। तो यहाँ पे उड़ीसा में की बात करूं तो हमें दो चीज की चिंता होती है जब एक कार्टून बनाते हैं। पहली बात है कि यहाँ पे उड़ीसा में हर एक अखबार किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, तो वो बिलोंग करती है किसी कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को। तो हमको पहले होती है कि एक जो कार्टून बनाऊं वो पाठक क्या सोचेगा वो दूसरी बात है, पहले अपना मालिक एडिटर क्या सोचेंगे उसकी चिंता होती है जब हम कार्टून बनाते हैं। तो उससे उसको मद्देनजर रखते हुए उनके बीच बचाव होके फिर हम पाठक के लिए कुछ मैसेज देने के लिए सोचते हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। जैसे त्र्यंबक सर ने बताया कि हम ऐसे करने में हम एक्टिविस्ट ज्यादा बन जाते हैं, कार्टूनिस्ट कम लगता है। तो हमें क्या करें, पापी पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, तो ऐसा ही करना पड़ता है। कई लोग तो बोलते हैं हम तो फलाना पार्टी के लिए कार्टून करते हैं, क्योंकि जो जिस अखबार या जिस मीडिया में मैं काम करता हूँ दैट इज एफिलिएट टू सम पॉलिटिकल पार्टी, सो आई हैव टू प्लीज माय बॉस, अदरवाइज मेरे को तो नौकरी मतलब खतरे में है। तो एनीवेज, थैंक्स टू द सोशल मीडिया कमिंग इनटू सर्विस नाउडेज, तो हमको जो भड़ास होती है, जो मन के अंदर जो होती है, वो सब कार्टून बना के हम सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। और सोशल मीडिया में ज्यादा हमको ऑडियंस मिलती है, लार्ज ऑडियंस मिलती है, कार्टून अच्छी बनती है, लोग शेयर करते हैं। हम तो न्यूज़पेपर जो जितनी सर्कुलेशन होती है उससे ज्यादा तो फेसबुक में हमको मिल जाती है। तो अभी एक फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया जो ट्विटर वगैरह है, तो उसमें हमको ऑडियंस तक पहुंच जाती है हमारा कार्टून। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमने तो काफी ये 30 साल में देखा है कि पहले क्या होती थी कि एक आध बार मेरा कार्टून तो इवन क्वार्टर पेज, हाफ पेज भी बड़ा होके न्यूज़पेपर में आया था। लेकिन अभी धीरे धीरे फ्रंट पेज से अभी पूरा खिसकते बीच में कहीं एक छोटा सा जगह मिल जाती है। तो अभी कार्टूनिस्ट की पोजीशन बड़ा when the situation is very poor. I don't think in this situation new cartoonists will come to the market, to this profession. Anybody would love to come to this profession. और एक नया ट्रेंड अब नया चीज आया कि एनिमेशन आ गया है, लेकिन जो बात एक एडिटोरियल कार्टून में होती है वो शायद एनिमेशन कार्टून्स में नहीं मिलती है। जो पंच जो हम दे पाते हैं एक एडिटोरियल कार्टून में, वो शायद वो जितने फ्रेम्स बनाए आप एनिमेशन फिल्म में वो कहीं गुल हो जाती है, वो पंच नहीं आती है उसमें मेरे ख्याल से। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा ये माध्यम है। हम ऐसी इस तरह के सेमिनार वेबिनार बीच बीच में करना चाहिए, हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद कमलकांत जी, आपने अपने अनुभव शेयर किए और ये उम्मीद प्रकट की कि जो प्रिंट का कार्टून है वो जीवित रहेगा, भले ही तकनीक कितनी भी प्रगति कर ले। जी, एनिमेशन और टीवी चैनल्स पे हम देख भी रहे हैं। हालांकि मैंने कोशिश की थी कि टीवी चैनल्स में जो लोग एनिमेटेड कार्टून्स बना रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े, लेकिन किसी कारण से संभव नहीं हो पाया। लेकिन कोशिश करते हैं उस विधा में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं देश के अलग अलग अंचलों से। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर अमित सागवान सिरसा से हैं। अमित जी, कुछ टिप्पणी करना चाहें, कोई सवाल आपके हमारे पैनलिस्ट के साथ हो तो आप पूछ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। और मृणाल सर ने इस तरह बताया कि मतलब अलग अलग के कार्टून्स की अब दिशा और दशा क्या है। बीइंग ए मीडिया एजुकेटर, मैं मृणाल सर से पूछना चाहूंगा, सर हम स्टूडेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट करें कि वो इस विधा में आए, कार्टून की विधा में आए,
और अपने आप कैरियर के रूप में जो है एज ए कार्टूनिस्ट जो है वो चयन करें इस तरह। मृणाल सर। जी, इसमें दो बातें हैं। अगर कार्टूनिस्ट बनने के लिए पहले तो ड्राइंग पे आपकी कमांड तो होनी चाहिए, इसका एक स्किल पार्ट भी है। तो वो स्किल पार्ट तो सीखना है। किसी किसी के ऊपर भगवान की देन हो जाता है, तो वो विदाउट एनी ट्रेनिंग वो कार्टून बनाने लगते हैं। ये ईश्वर की देन है और अपनी मेहनत की नतीजा है। लेकिन आज की तारीख में जहां आप ड्राइंग सीखने की, देयर आर अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कैन गो एंड एक्चुअली लर्न ड्राइंग. So first thing is that you have to learn drawing. Second is develop the ideation part. How do you ideate? And then how do you match the ideas with drawing? These are the three parts of making a cartoon. So the students could be taught. In fact, workshops could be arranged in institutions like at IIMC Dhenkanal, where I teach. We organized workshops. In one of the workshops, Kamalakant Rath, he also came and taught how do you draw cartoons and all. In Kerala Cartoon Academy, they organize lots of such workshops. In Andhra Pradesh also, cartoonists, they have an organization and they do it. So that is how you can teach students or kind of orient students to take cartoon. नाउ रही बात आप इनकी कैरियर का क्या होगा, कार्टूनिस्ट एज ए पोस्ट ये बहुत कम है न्यूज़पेपर्स में आजकल। तो ये एनिमेशन अगर वो सीखे तो वो वहां जा सकते हैं, या तो फिर अगर वो बिल्कुल सोशल मीडिया या तो फिर न्यू मीडिया पे फोकस करें, अपना चैनल करें और उससे ही अपनी रोजगार की भी व्यवस्था कर सकते हैं। Or the other thing is, cartoons could be used as illustrations in other areas as well. बच्चों की किताबें हों, बड़ों की किताबें हों, मैनुअल्स हों, इसमें भी ये जो कैरिकेचर्स, कार्टून्स, ये बड़ी अच्छी तरह से फिट होती है because people are naturally attracted to cartoons. So they can find out their livelihood from there, but their passion should be on drawing editorial cartoons and cartoons that actually do what they are supposed to. Thank you, Amit ji. चलिए, हमारे साथ मृणाल जी, ये भुवनेश्वर में एक बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, वहाँ की एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो अभी लास्ट ईयर भुवनेश्वर जब मैं गया था मुलाकात हुई थी, तो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में उनको मैं देख रहा हूँ, तुलिका जी। और ब्रॉडकास्टिंग इनका वैसे एरिया है, लेकिन तुलिका जी आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि अभी आपने एक गीत लिखा है और उनका लिखा हुआ गीत यूनिवर्सिटी के कुलगीत के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ऐसे प्रतिभाशाली युवा मीडिया शिक्षक हमारे साथ हैं। तुलिका जी, यदि आप मेरी बात सुन रहे हो, यदि आप मेरी बात सुन रहे हो, हाँ जी जी नमस्कार सर। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो मैं अभी कैमरा तो नहीं ऑन कर पाऊंगी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, और इतने अच्छे लोगों को पैनल में सुनने का मौका मिला और आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आपका आभार। और जहाँ तक कार्टून की बात है तो मैंने एक बार क्योंकि मैं बनारस से जुड़ी हुई हूँ और वहाँ पे जो कला भवन है, उन्होंने एक बहुत पहले जब मैं स्कूल में थी तो उन्होंने एक कार्टून की वर्कशॉप करवाई थी और मैं उसमें काफी एक्टिव रही। काफी वक्त तक मैंने कार्टूनिंग की, लेकिन कभी उसको पब्लिश नहीं किया किन्हीं कारणों से। तो बड़ा अच्छा लगा जान करके, लेकिन मुझे 2-3 मुद्दे जो मैं खुद भी काफी उससे इत्तेफाक रखती हूँ, जैसे कि कार्टूनिस्ट लोगों पर जो एक तरीके का दबाव महसूस किया जा रहा है, या स्टूडेंट्स क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का भी इसमें रूप है, क्योंकि प्रतिभा से ज्यादा ये होता है कि ये हम ऐसे क्रिएट कर लेंगे। बट येस, यू शुड बी अवेयर अबाउट द विजन कि इस इशू पे बात करने के लिए ये विजन होना चाहिए पर्टिकुलर कार्टून में। तो ये 2-3 चीजें। और अभिषेक सर जो कह रहे थे कि फाइनेंशियली आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये सारी बातें स्टूडेंट्स बोलते हैं जब प्लेसमेंट की बात आती है, या जब 3rd ईयर के स्टूडेंट्स अपना स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि मैम इस फील्ड में तो कुछ भी नहीं है, या एक स्पेशलाइज्ड कोर्स भी नहीं है अलग से। अगर आप BJMC के सिलेबस में देखें
तो कार्टून को लेकर के अलग से कोई सिलेबस नहीं बना हुआ है, इवन यूनिट तक डिवाइडेड नहीं है। अगर कोई इंटरेस्ट रखता है तो वो काम कर रहा होता है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो मुझे लगता है कि इस पर भी कुछ ध्यान आकर्षित लोगों का होना चाहिए। बाकी तो सर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। तुलिका जी, जो आपने कहा है कोर्स में नहीं है, तो हमने शुरू किया हमारे विभाग में, और अभिषेक जी का मुझे काफी सहयोग मिला। जी जो हमने रिफ्रेशर कोर्स किए थे, जी डॉक्टर रश्मि गौतम कानपुर से हमारे साथ में जी हैं, जी उन रिफ्रेशर कोर्स में लगातार 5 रिफ्रेशर कोर्स में अभिषेक जी आए हैं और कार्टून पर उन्होंने बात की है। और जब हमने ये कॉरेस्पॉन्डेंस में कोर्स हमारे चलता था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तब भी हमने कार्टून विधा पर, मेरे ख्याल सुधीर गोस्वामी जी थे शायद, या वो उधर थे बीकानेर के एक कार्टूनिस्ट थे, जूलॉजी में लेक्चरर थे, नाम स्लिप हो रहा है अभी, उनसे हमने चैप्टर्स लिखवाए थे। तो मुझे लगता है कि हम मीडिया शिक्षक, जो चिंता हमारे कार्टूनिस्ट मित्रों ने यहाँ प्रकट की है, उन पे शायद ये जिम्मेदारी है कि वो इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं, इस तरह की वर्कशॉप्स करें। जब नागपुर में और अलग अलग शहरों में आयोजित वर्कशॉप्स के माध्यम से हमारे मित्र इतना सीख सकते हैं, तो मुझे लगता है इस दिशा में हम लोग कुछ प्रयत्न करें तो शायद कुछ और विकास कर सकते हैं इसका। कोई आप पैनलिस्ट में से कोई कमेंट करना चाहें तो आमंत्रित है, नहीं तो अगले कोई भी पार्टिसिपेंट अपनी बात कह सकते हैं। जी सर, संजीव जी। जी दरअसल ये सवाल बार बार आता है कि इसको कैरियर के रूप में कैसे अपने आप को विकसित करें। और कई बार बड़े छोटे बच्चे जो कार्टून बनाते हैं वो पूछने आते हैं कि हम इस अखबार के अंदर बतौर कार्टूनिस्ट कैसे बैठेंगे, हमें जरा मार्गदर्शन करें। तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि देखिए, ये इस कला को आप किसी सिलेबस के जरिए तो नहीं सीख सकते, किसी कॉलेज स्कूल या फाइन आर्ट में जाके तो नहीं सीख सकते। आप ड्राइंग सीख सकते हैं, आप चित्र बनाना सीख सकते हैं। जैसे कविता करना नहीं सीखा जा सकता, लिखना सीखा जा सकता है, लिपि सीखी जा सकती है। और वो अब सवाल है कि वो कैसे आई और कैसे लोगों के पास ये विधा आती है। तो एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए कुछ करने का, तो वही कार्टून के क्षेत्र में लागू होता है। यदि आपने अपने अंदर ये ठान लिया है कि मुझे कार्टूनिस्ट बनना है, तो फिर कार्टूनिस्ट बनना है तो कार्टूनिस्ट बनने के लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। एकेडमिक डिग्री भी आपकी काम नहीं करेगी। मैं आर्कियोलॉजी से एमफिल हूँ, लेकिन कार्टून में वो कतई काम नहीं आती। सवाल ये है कि आपके अंदर जो प्रोसेस है वो सीखने की, सुनने की, समझने की, वो लगातार चलती रहनी चाहिए। एक और जो मैं देख रहा हूँ कि नया कार्टूनिस्ट क्यों नहीं आ पा रहा है, वो जैसे ही आता है, जैसे उसने थोड़ा सा बनाना सीखा, उसकी इच्छा होती है कि वह किसी पॉलिटिकल फिगर को टारगेट करके कार्टून बनाए, जिससे वो तुरंत चर्चा में आना चाहता है। सच्चाई ये है कि आपको सामाजिक मुद्दे छूना चाहिए एक समय तक। आपका एडिटर आपसे आके कहेगा कि ये गड्ढे पे, बिजली पे बनाना बंद करो महानुभाव, अब थोड़ा राजनीतिक चिंतन भी करो। होता ये है कि हम जो हमारे आसपास की समस्याएं हैं उन पर तो निगाह नहीं डाल रहे, लेकिन हमें चिंता डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज्यादा है, हमें चिंता दिल्ली में बैठी शासन व्यवस्था की है, हमें प्रदेश की राजधानी में बैठे लोगों की है। लेकिन हम जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उस कॉलोनी की समस्या क्या है, हमें उसकी चिंता नहीं। हम जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमें उसकी चिंता नहीं। तो इनको छोड़ के हम जरा थोड़ा चमक की ओर भागना चाहते हैं। अब होता यह है कि चूंकि जो त्र्यंबक ने भी कहा और हाड़ा भी कह रहे थे कि अखबार में जब हम काम करते हैं तो जो संपादक होता है वो वाकई में बहुत गुणी आदमी होता था एक जगह, तो वो हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन देता रहता था कि आपका वक्त आ गया है, अब आप थोड़ा सा अपने को एक ग्रेड ऊपर करें। अब ये हो रहा है कि कार्टूनिस्ट आता है, लेकिन थोड़ी दिनों बाद उसको लगता है कि अरे ये तो हम कहाँ गलत जगह फंस गए, तो वो या तो एड एजेंसी के एड बनाने लगता है, वहां पंच लाइन लिखने लगता है, या किसी कॉमेडी फिल्म की तरफ चला जाता है, वहां उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, या वो फिर मार्केटिंग के धंधे में या कुछ और भी करने लगेगा। ये सच है। और सोशल मीडिया पे अपना समय जो है वो कार्टून बना के उसको लगता है कि जितना मुझे आता था मैं यहाँ कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। लेकिन यदि कार्टूनिस्ट बनना है तो वो जुनून होना चाहिए। चाहे आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, और उसकी कोई समय सीमा नहीं है, और कोई आपका भविष्य बांच कर ये नहीं कह सकता कि आप इतने दिन में, इतने समय में आप एक बेहद कामयाब कार्टूनिस्ट हो जाएंगे। नहीं, इस पूरी आजन्म आपको करते रहना है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ, यदि अपने अपना काम ईमानदारी से, जुनून के साथ किया, तो फिर आपके साथ न्याय होगा ही होगा। आपके कार्टून सराहे भी जाएंगे और जीविकोपार्जन की भी व्यवस्था उसमें हो जाएगी। धन्यवाद। अभिषेक जी, ये लंबी बहस है कि कार्टूनिस्ट तैयार नहीं किए जा सकते। पहले हम भी कहा करते थे पत्रकार पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते।
लेकिन पत्रकारिता के इतने पाठ्यक्रम इस बात के गवाह हैं कि इस फैक्ट्री में पत्रकार ढल भी सकते हैं। तो मेरा मतलब यही है कि यदि इस तरह के आयोजन होंगे तो किसी भी 2-4 जनों में भी यदि छिपी हुई प्रतिभा है वो निखर के आ जाएगी। आज इग्नू ने क्रिएटिव राइटिंग के कोर्सेज शुरू किए हैं, तो मुझे लगता है जिनमें इच्छा शक्ति है, कुछ इस तरह का टैलेंट है, उनको आप जैसे कार्टूनिस्ट का साथ मिलेगा तो शायद एक दिशा आगे मिल सकती है। जी, हमारे साथ यही मेरा कहना था। हाँ, सुरेश गौड़ जी हमारे साथ हैं, दिल्ली के वरिष्ठ जनसंपर्क कर्मी हैं और ये लगातार ब्लॉग भी लिख रहे हैं, कई पुस्तकें भी इनकी प्रकाशित हुई हैं और कई कार्टूनिस्ट मैं चैट बॉक्स में देखा था, उनके मित्र भी हैं। तो सुरेश जी, यदि आप मेरी बातचीत सुन रहे हो, आवाज सुन रहे हो, तो हम चाहेंगे आपकी भी कोई टिप्पणी से ये चर्चा और लाभान्वित हो। सुरेश, देखिए, मैं ऑलरेडी बीच बीच में टिप्पणी करता रहा हूँ, आपने पढ़ी भी होंगे मेरे जो मैंने कहा है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कार्टूनिस्ट को जो अपना फर्ज है वो ये है कि उसको जो अभी समाज में घटित हो रहा है, जैसे अपना मृणाल जी ने कहा कि डार्क या ब्लैक जो उन्होंने सब्जेक्ट उठाया, वो जो भी चीज़ है उसको निष्पक्ष रूप से और बिना किसी बायस होके अपनी बात को अपने कार्टून के ज़रिए कहना चाहिए। और जितने भी कार्टून्स का मैंने आपसे नाम लिखा पिछले दिनों में, आर के लक्ष्मण जी का नाम लिखा या सुधीर भाई का नाम लिखा या अबू अब्राहम जी का नाम लिखा, ये वो सब लोग थे जिन्होंने इस बात की परवाह ना करते हुए कि कोई क्या कहेगा या कोई सरकार उन्हें क्या कहेगी, वो अपना काम निष्पक्ष रूप से करते रहे। तो और बल्कि जहाँ तक मुझे एक्चुअली मेरे फादर जो थे, क्योंकि मैं आर के लक्ष्मण जी से पर्सनली मिला हूँ जब मैं छोटा था, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे फादर जो थे वो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी जो न्यू दिल्ली में है रफ़ी मार्ग पे, उसके वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स थे ब्रिटिश टाइम में। तो भारत के बहुत बड़े बड़े कलाकार वहाँ पे एग्जीबिशंस करने आते थे। मुझे याद है आर के लक्ष्मण जी की भी वहाँ पे एग्जीबिशन कार्टून्स की लगाई थी मेरे फादर ने। आई एम टॉकिंग अबाउट 60s की बात कर रहा हूँ मैं, ये 60s की समवेयर की बात है। तो मुझे इसलिए पता है कि अगर आपके अंदर कोई कला है, कार्टून बनाना भी एक कला है, आप किसी भी बात को लेके उसको चित्रकारी करके नहीं ला सकते जब तक कि आपकी सोच, सही कैप्शन, सही लाइन उसमें आप नहीं देंगे, आप अपनी बात कह ही नहीं सकते। चाहे आप एक कहानी लिख लीजिए, चाहे आप गीत लिख लीजिए, चाहे कविता लिख, कुछ भी कह दीजिए आप एक प्रेस रिलीज की हेडलाइन भी अगर लिखते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि वो हेडलाइन इतनी ग्रेस्पिंग हो कि जर्नलिस्ट फौरन उसे उठा ले। मैं आज ही एक जगह पढ़ रहा था कि मैं रेगुलर पढ़ता रहता हूँ, मेरे को शौक है पढ़ने का, कि एक जर्नलिस्ट के पास डेली 300 से 400 मेल्स आती हैं और वो उन 300-400 उसके पास 5 सेकंड का समय होता है डिसाइड करने का कि कौन सी उसको पिच लेनी है या प्रेस रिलीज उसको लेनी है जो वो अखबार के लिए या टेलीविजन के लिए या रेडियो न्यूज़ के लिए उसको चुने। इसी तरह से मैंने सुधीर भाई को, मेरा एक्चुअली एचटी का केजी मार्ग पे ऑफिस था, 3rd फ्लोर पे उनका रूम हुआ करता था। तो एचटी में मेरे काफ़ी दोस्त थे उन दिनों, काफ़ी अच्छे पत्रकार भी दोस्त थे। तो मैं अपने बैंक से, मैं उससे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का PR हेड था, तो आमतौर पे मैं शाम को फ़ोन करता था, सुधीर भाई चाय पीने, और उनका चाय बहुत अच्छी बनती थी, साथ में समोसे भी आते थे। तो बोले सुरेश भाई आ जाओ, समोसे भी मंगा के रख रहा हूँ। तो मैं शाम को अपने बैंक से उठता था, 4-4:30 बजे उनके रूम में चला जाया करता था मिलने के लिए। एक और राजेंद्र अवस्थी जी होते थे कादम्बनी के एडिटर, उनसे भी मेरा बहुत प्यार था। तो जाके बैठता था तो सुधीर भाई के सामने बहुत बड़ा बोर्ड हुआ करता था और उसके ऊपर वाइट पेपर और हाथ में वो लंबी लंबी पेंसिल साइड में रखी होती थी और वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। सर्दियों में एक लंबा कोट पहनते थे, वो कभी कोट उतारते नहीं थे सर्दियों में। मैं कहता अरे भाई आपका कमरे में हीटर है फिर भी कोट बना, कहते हैं शरीर गर्म रहना चाहिए, दिमाग गर्म रहता है तो अच्छा कार्टून बनता है। ये पर्सनल उनकी बात हुआ जो हमसे हंसी मजाक में बात करते थे। तो जिस तरह से सोचते हुए कई बार, तो मुझे याद है उन्होंने कहा सुरेश आपके समाज में इस वक्त दिमाग में क्या आ रहा है जो कार्टून के रूप में जाना चाहिए, बताओ ऐसी कोई बात। तो मुझे याद है DTC की उन दिनों शायद हड़ताल चल रही थी, तो मैंने कहा ये बड़ा एक ऐसा विषय है जिसको उठाया जा सकता है। उन्होंने उसी पे खड़े वहाँ एक कार्टून बना दिया। और ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे 90s के लेट 90s की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो ये भी सोचते थे कि आपके पास जो बैठा है उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो शायद उस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, जो शायद किसी लोगों का फायदा हो जाए। तो एक कार्टूनिस्ट को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, उसको बिना किसी डर के
मैं ये मानता हूँ आज के वक्त में कहते हैं ये सारे जर्नलिस्ट फलाने कैंप को बिलोंग करते हैं, फलाने कैंप को बिलोंग करते हैं, वो इस कैंप के हैं, वो इस कैंप के हैं। ये शायद वो कैंप के, कोई जर्नलिस्ट किसी कैंप का नहीं होता, मैं मानता हूँ। उनके जो ओनर्स होते हैं वो उस कैंप के होते हैं, और ओनर्स जर्नलिस्टों पर प्रेशर डालते हैं कि आपको ये करना है। मेरा ख्याल है कोई पत्रकार दिल से नहीं चाहता कि वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए कार्य करे। वो पत्रकार बनते ही इसलिए है कि उसको निष्पक्ष होकर अपनी बात को कहना है, लेकिन मजबूरी है कि जहां से तनख्वाह मिलती है भाई उसकी बात तो माननी पड़ेगी, तो वो उनको खुश करने के लिए अपने काम करता है। लेकिन कार्टूनिस्ट जो बात अपनी जिस तरह से कहना चाहता है, जिस तरह से समस्या को सामने रखता है, वो बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से, किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है और निष्पक्ष होकर अपने बात को कहे, बिना डर के कहे। मैं तो यही जानता हूँ। मुझे याद है हमने 1975 में एक ललित सहगल जी का लिखा हुआ नाटक था हत्या एक आकार की। 5 और 6 जून को हमने इस नाटक को की स्टेज किया था, और उसके पूरे 19 दिन बाद इमरजेंसी लग गई थी। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लग गई थी, जबकि हमारे उसके रिपीट शोज थे जुलाई के अंदर। तो जैसी इमरजेंसी लगी, पहला काम ये हुआ कि वो नाटक बैन हो गया, क्योंकि वो गांधी हत्या से रिलेटेड था, और उसमें बहुत सारे ऐसे बातें उठाई गई थी जो शायद उस वक्त की सरकार को नागवार गुजरती। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी जो विचारों की अभिव्यक्ति है उसके लिए आपको डरना नहीं है। आप अपनी बात को अगर जोर देके कह सकते हैं तब तो आपके अंदर ताकत है, वरना तो आप एक आम इंसान ही हैं भाई, जो डर गया सो मर गया। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ सर, मेरे अपने विचार यही हैं, कार्टूनिस्ट को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। सुरेश जी, मुझे लगता है जैसे स्वतंत्र चेता पत्रकारों की हम बात करते हैं, वैसे ही आपका मानना यह है कि कार्टूनिस्ट भी वैसे ही स्वतंत्र चेता हो, आदर्श और व्यवहार उसमें कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन शायद ऐसे ही स्वतंत्र कार्टूनिस्ट, स्वतंत्र विचारों के आर के लक्ष्मण जी की मेमोरी में जब एक बार मैं पुणे गया था, शायद सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट के बाहर, वो कॉमन मैन जो उनका वो आम आदमी है, उसकी बाकायदा एक प्रतिमा लगा रखी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्टूनिस्ट के प्रति यही उसके पाठकों की एक तरह से श्रद्धांजलि है। और मुझे लगता है करीब 1.5 घंटे का समय अपना इसमें हो गया है, तो अभी कोई विशेष किसी के हमारे पार्टिसिपेंट्स के मन में जिज्ञासा हो तो 1-8 मिनट में अपनी टिप्पणी से अवगत कराएं, नहीं तो फिर आभार प्रदर्शन के साथ आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। नहीं, वाकई में लेकिन आज की चर्चा बहुत बढ़िया थी सर। आई मस्ट से दैट आई वाज एंजॉयिंग ईच एंड एवरी टॉक। सर, मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं नीमच यूनिवर्सिटी जयपुर से हूँ। हाँ विकास जी, बताइए। सर, मेरे कुछ सवाल हैं और मैंने पूरा सेशन अटेंड किया है सर। 4 बजे में ज्वाइन हो चुका था, मैंने पूरा सेशन अटेंड किया। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आप सबसे ग्रहण किए हैं, एंड मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सर, आपने सबसे पहला अभी एक चीज बताई कि सरकार का प्रभाव रहता है, तो क्या सर यदि सरकार का प्रभाव है तो क्या कार्टून कुछ टाइप से नहीं होंगे जिस प्रकार से होने चाहिए? जी सर। अभिषेक जी, आपसे ही सवाल है, आपका ही मुद्दा था शायद। जी देखिए, ये एक मिथ है। दबाव तभी आपके ऊपर होता है जब आप दबाव को लेना चाहें। जी सर। कोई आके नहीं कहता आपसे कि आप इस मुद्दे पे कार्टून बनाइए, ऐसा बनाइए। 35 साल का मेरा अनुभव है और बड़े समाचार पत्रों में काम किया मैंने सब जगह, और लेकिन ऐसा नहीं, ये आपके अंदर से। हाँ, ये जरूर होता देखा गया है कि गवर्नमेंट का दबाव होता है कि यदि आपने ऐसा कार्टून छाप दिया तो आपकी जॉब चली जाएगी, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा अक्सर देखा गया है। कहाँ देखा गया है? किस कार्टूनिस्ट की नौकरी गई है? वो स्वतः ही अपने मन में धारणाएं बना लेता है कि मुझे ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि आप यदि इरादतन बना रहे हैं, आपको यदि उसमें जनहित नहीं है तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि कार्टून एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी छुप नहीं सकता। बहुत एडिटेड वर्जन आता है वो किसी समस्या पर टिप्पणी का। तो आप अपनी बात भी कहें, व्यवस्था पे चोट करें, ना कि किसी व्यक्ति विशेष पे। वैसे मैं सीधे तौर पे कहूँ, यदि समस्या है तो मुख्यमंत्री पर आप हमला बोलें, ना कि मुख्यमंत्री का नाम क्या है आप उस नाम के साथ खिलवाड़ करें। लेकिन यदि आप नाम लेके खिलवाड़ करेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी, और यदि आप सिस्टम पे चोट करेंगे तो मुझे लगता है कि उसको एप्रिसिएशन ही मिलेगा। लेकिन इसमें कहीं इन दोनों गड़बड़ हो रही है कि लोग नाम लेके हमला करना चाहते हैं और फिर सारी बातें गड़बड़। जी सर। सर, मैंने फैक्ट्स पे बात करते हैं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनको उठाया नहीं जाता है। जैसे भी तीरथ सिंह रावत जी ने कपड़ों पर एक अपना विचार प्रकट किया था और स्पीच दी थी, उसके ऊपर सर मैंने किसी भी न्यूज पेपर में जो मैं पढ़ता हूं, मैंने उसके बारे में एक मिनट
तो सर मैंने इसमें ये उसके बारे में आवाज कुछ नहीं आ खास रही। देखा नहीं। कोठारी साहब आप या तो इसको म्यूट करना है, आपकी आवाज आ रही है बीच में। हाँ जी सर, मेरा सवाल था कि जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन पर अक्सर कार्टून नहीं आते हैं, जैसे कि सरकार के किसी जैसे सरकार प्रधान स्थित है तो उसके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहता है। तो अभी जब तीरथ सिंह रावत जी ने एक स्पीच में कहा कोई मैंने देखा नहीं कि किसी कार्टून ने कुछ अच्छा सा कार्टून पब्लिश किया हो दिखाते हुए कि ये गलत है या सही है, तो ऐसा क्यों होता है सर? कार्टून तो बने हैं, ऐसा नहीं है इस मुद्दे पे कार्टून नहीं बने, आपकी निगाह से शायद नहीं गुजरे हैं। नहीं सर, उस पर मैं आगे आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। अभी सर ने कहा था कि वो फ्रांस जाके आए और न्यूडिटी पे शो पे उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्टून नहीं होने चाहिए, वहां पर इतनी फ्रीडम है कि वो न्यूडिटी के ऊपर कार्टून बना सकते हैं। सर हम इंडिया में भी इन चीजों को देख सकते हैं। इंडिया में वैसे हमारे वैदिक काल को फॉलो करते हैं, मानते हैं कि यहाँ पर स्त्रियों की बहुत ही इज्जत करते हैं। और ये देखा भी गया जब विवेकानंद जी शिकागो गए तब एक अंग्रेज ने उनसे कहा कि आपके यहाँ पर महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती है पुरुषों से। तो विवेकानंद जी ने कहा कि आपके यहाँ पर जो महारानी है वो क्या आपसे हाथ मिलाती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि उसी प्रकार हमारी जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं वो भी महारानी है, वो भी आसानी से किसी हाथ नहीं मिलाती है। तो सर सबसे पहले हमें अपने देश के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो दूसरे देश वाले हमारे बारे में क्या बोलते हैं उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सर कहाँ तक सही है ये चीजें? संजीव जी से हम निवेदन करेंगे इस विषय पर एक अलग से वेबिनार कराएं। हाँ नहीं ठीक है, ये तो अब मूल्यों की परंपराओं की और ये बात है, अपना विषय कार्टून पे है तो कभी इस पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ कल्याण सिंह जी कोठारी हैं जो स्वयं एक लोक संवाद संस्थान एनजीओ चला रहे हैं और मेरे ख्याल हमारे ग्रुप के सबसे युवा 75 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत लंबे समय तक पीटीआई और उनके साथ जुड़े रहे और भारत पाक जब युद्ध हुआ था तब आप सीमा क्षेत्रों पर गए थे। और यदि कोठारी जी आप मेरी बात सुन रहे हो तो एक आध मिनट के लिए अपना कोई आप टिप्पणी करना चाहें तो आमंत्रित हैं। कोठारी साहब आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है उनको आवाज नहीं जा रही है अपनी, तो चर्चा समाप्त करें। मृणाल जी खत्म करें जी है ना। चलिए मैं हमारे आज के चारों जो पैनलिस्ट हैं विशेषज्ञ हैं, सबसे पहले तो उनके प्रति आभार कि कार्टून जैसे इस विषय पर जिस पे प्राय चर्चाएं कम होती हैं, आप सभी ने समय दिया। अपने उस व्यावसायिक दबाव में सभी के पास अपनी प्राथमिकताएं हैं, आपने समय निकाल करके इस पूरी चर्चा को प्रोफेसर मृणाल चटर्जी, श्री अभिषेक तिवारी जी, चंद्रशेखर हाड़ा जी, त्र्यंबक शर्मा जी और अनायास जो लाभ मिला हमको मृणाल जी के सौजन्य से जयराज जी और कमलकांत जी केरल और उड़ीसा तक के जो हमारे कार्टूनिस्ट जो क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, देश भर के युवा मीडिया शिक्षक विद्यार्थी, उन सब के प्रति हमारा आभार। और इस पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और तकनीकी सहयोग और सर्टिफिकेट्स आदि के सारे काम में जब से ये हमने वेबिनार शुरू की है तब से हमारे साथ जुड़ी हुई पृथ्वी सेंगर जो मेरी रिसर्च स्कॉलर भी हैं, बहुत जल्दी अपनी थीसिस सबमिट करने जा रही हैं, मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ कि उन्होंने समय निकाल करके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। और समापन से पूर्व यही दुआ करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, हम सभी स्वस्थ रहें और ये जो आक्रमण हुआ है कोरोना का, इससे कहीं ये पूरी मानवता जो संकट में आ गई है, इससे हम बहुत शीघ्र मुक्ति पा सकें। इसलिए मैं तो कई बार इस सदी को मानवीय जुनून और आस्था की सदी कहता हूँ कि इन सारी चुनौतियों के बावजूद हमने हमारी इस सारी यात्रा को जारी रखा है, थके नहीं हैं, हारे नहीं हैं, पराजित नहीं हुए हैं। इस आपदा में भी कार्टूनिस्ट ने अपनी उस पैनी निगाह से किस तरह से टिप्पणियां की हैं, जनता को जागरूक किया है, प्रशासन की खबर ली है, उन नेताओं की मानसिकता पर टिप्पणियां की हैं, तो कहीं उसमें से भी उन्होंने हास्य के साथ साथ व्यंग का पैनापन उसको भी ढूंढ करके खोज करके उस पर अपनी टिप्पणियां की हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में हम फिर किसी नए विषय के साथ इस संवाद को जारी रखेंगे। मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर ये चर्चा निरंतर जारी रहेगी
और ये बहुत बड़ा एक सुविधा हमको मिली है तकनीक के माध्यम से कि घर बैठे देश भर के अलग अलग अंचलों से हम एक साथ जुड़ पा रहे हैं और विचार विनिमय कर पा रहे हैं। फिजिकल कॉन्फ्रेंस की अपनी एक अलग अनुभूतियां हैं, चाय की चुस्कियों के साथ, लंच और डिनर के साथ, हंसी ठहाकों के बीच जो चर्चाएं होती है। मृणाल जी के साथ तो न जाने कितने ऐसे आयोजनों में शरीक हुए, अभिषेक जी भी कई जगह जुड़े रहे, दूसरे मित्रों से अनायास मौका मिला है, कभी रायपुर आना हुआ, उड़ीसा भी 2-3 बार आना हुआ मेरा, बरहामपुर और भुवनेश्वर आदि, तो कभी मौका लगा तो इन मित्रों के साथ भी फिर संवाद जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।